नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताते चले उत्तराखंड की खबर है, जहां पर बताते चले कि प्रदेश का आबकारी विभाग इस वर्ष सरकार की ओर से निर्धारित राजस्व लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगा। और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4,410 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य आबकारी विभाग के लिए निर्धारित किया है। इसी के साथ आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि राजस्व लक्ष्य में पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 200 करोड़ रुपए ज्यादा रखे गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। आबकारी विभाग का जो राजस्व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वो इस वर्ष 4,440 करोड़ का है हमारा वर्ष 2024-25 के लिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए सभी हमारा आबकारी विभाग का सारे अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो हमारा दिसंबर एंड के लिहाज से जो वसूली का हमारा लक्ष्य है, वो उससे पिछले साल जो आया था उससे लगभग 200 करोड़ रुपए ज़्यादा है, जिससे स्पष्ट है कि हम इस वर्ष के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे और आने वाले वर्ष के लिए जो राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा उसके लिए भी रणनीति बनाकर और वहीं पंजाब में किसान आंदोलन का लक्सर की ट्रेनों पर भी असर दिख रहा है। लक्सर जंक्शन से होकर गुजरने वाले देहरादून अमृतसर एक्सप्रेसवे 2 जनवरी से 8 जनवरी तक रहेगी रद्द। आपको बता दें कि पंजाब में किसानों की ओर से पटरियां ब्लॉक करने की चेतावनियां भी दी जा रही हैं। उसके बाद देहरादून में अमृतसर जाने वाली ट्रेन 7 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल की ओर से आदेश जारी किया गया है। ऐसे में सहारनपुर, अंबाला, हरियाणा, पंजाब जाने वाले यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। और हरिद्वार नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए विकास भवन सभागार में बता दें कि मतपेटी की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कौंटे ने कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, तत्परता और समयबद्धता से करना होगा। उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रभारी अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों ने मतदान प्रक्रिया में उपयोग होने वाली मतपेटी के संचालन पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया, जहां मतपेटी के लॉक, लीवर, हैंडल, लीवर, बैलेट बॉक्स का तैयारी पेपर सील लगाने और उसकी सुरक्षा प्रक्रिया की जानकारी दी गई। देहरादून चक्राता क्षेत्र में एक कार खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की। दुर्घटनाग्रस्त कार में 8 लोग सवार थे, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। और मसूरी में बीजेपी के चुनाव कार्यालय का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उद्घाटन किया है। इस मौके पर मसूरी नगर पालिका का अगर जिक्र कर ले तो परिषद की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी ने कैबिनेट मंत्री को गुलदस्ता भेंट कर किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस बार मसूरी नगर पालिका की पूर्ण बहुमत की बोर्ड बीजेपी बनाने जा रही है। और इसी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर घर घर जाकर पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करें। और वहीं उन्होंने विपक्ष के बयान पर भी पलटवार किया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
देखिए, आज नगरपालिका परिषद मसूरी की हमारी जीवन की प्रत्याशी मीरा सकलानी व स्वागत के लिए जो हम आज कार्यालय खोला है, उसका विधिवत शुभारंभ यहाँ पर किया है और भारी संख्या में यहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे यहाँ पर उपस्थित थे और दृश्य जो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है कि लोग पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार मसूरी के अंदर हुए, चेयरमैन के तो चुनाव लड़ने तक पर रोक लगा दी थी, जिसपे स्टे हो रखा है, स्टे पर वो है। मोर्चा के अध्यक्ष सम्मानित रविंद्र। और उत्तराखंड कांग्रेस में निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में नाराजगी का दौर जारी है। कांग्रेस के कई बड़े नेता टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से नाराज नजर आ रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के आश्वासन के बाद कार्यालय में बैठ रहे हैं और जो भी पीड़ा हुई है उसे भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिस पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। अब देखिए, कोशिश करेंगे, उनको भुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो नेताओं का व्यवहार है, जो 5-7 बड़े नेता हैं यहाँ, उनका जो व्यवहार है उससे मुझे पीड़ा जरूर हुई है, लेकिन कोशिश करेंगे भुलाने की। और क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, उस बात उन्होंने कही है, तो उनकी बात का सम्मान करते हुए मैं कार्यालय में बैठा हूँ। अब बयानबाजी तो उनको अपने आप देखना चाहिए। हम कुछ कहेंगे तो ये रहेगा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। कांग्रेस का जो अब भारत की राजनीति कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रही है और कांग्रेस अपने बड़े दुर्दिनों से गुजर रही है, इसलिए कोई टिप्पणी न करना ही अच्छा है। और बीजेपी ने देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों में से इस बार मातृशक्ति पर अधिक भरोसा जताया है। महिलाओं के लिए आरक्षित 34 सीटों के साथ साथ 10 सामान्य सीटों पर भी महिला प्रत्याशियों पर बीजेपी ने दांव खेला है। इसके अलावा कई वार्ड में युवा और नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि भाजपा ने मातृशक्ति पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर बराबरी का अधिकार देने का काम किया है। प्रदेश सरकार ने हमारी आरक्षित सीटों के अलावा भी महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। मातृशक्ति निकाय चुनाव में भारी बहुमत के साथ परचम लहराने का काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है और वही संकल्प पूरा करने के लिए उत्तराखंड के अंदर भी नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको मान और सम्मान और बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं, जिस तरीके से और खबर मंगलौर से है, जहां मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस में काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि मंगलौर के चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम और उनके साथ भरे गए दोनों पर्चों को निर्वाचित अधिकारी ने बड़ी साजिश के तहत निरस्त किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। आपको बताते चले कि नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार शासन प्रशासन की तैयारी चल रही है। वहीं मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम और साथ में भरे गए 2 अन्य पर्चे निर्वाचन अधिकारियों की ओर से निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि मंगलौर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के द्वारा बताया गया है कि पहले किसी भी चुनाव को कोई तरह की आपत्ति नहीं लगाई गई है और पिछली एक योजना चौधरी इस्लाम नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उसके बाद दूसरी बार हार गए थे।
तब भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इस बार जानबूझकर आपत्ति लगाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पर्चों को निरस्त कराया गया है। वहीं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जानी ने भाजपा पर पलटवार किया है। आज लोकतंत्र के लिए बिल्कुल काला दिन है और चौधरी इस्लाम साहब जो मंगलौर के नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्होंने अपना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। मैं आपको बता दूं कि चौधरी इस्लाम जी 2003 में मंगलौर नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ चुके थे। 2008 में 2003 में हारे थे। 2008 में नगर पालिका सभासद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और 2013 में फिर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे और 2018 में हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद इतने दहशत में और इतने डरे हुए हैं कि उनकी लड़ने की एक क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। वो चुनाव लड़ने में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। और देहरादून में पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुधारते हुए नए साल में काफी सकारात्मक पहल की है। आमतौर पर भारी तादाद में सैलानी नए साल को मनाने के लिए जो है मसूरी और चक्राता की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में राजधानी देहरादून में आम जनमानस की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक रणनीति बनाई है, जिसका परिणाम रहा कि नववर्ष मनाने के लिए पहुंचे सैलानियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जैसा आपने इस बार, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में हमारे द्वारा जो है यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए और साथ ही साथ जो रोड पे जो पब्लिक न्यूसेंस रहता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए अत्यधिक मात्रा में फोर्स भी लगाया गया था, जिसमें कि हमको पुलिस मुख्यालय और रेंज स्तर से विभिन्न जनपदों से जो है पीएसी और फोर्स जो है वो प्राप्त हुआ था, जिसमें कि हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर भारी संख्या में वो प्राप्त हुए थे और कुछ जो हमारे तकरीबन 200 के आसपास जो हमारे हेड कांस्टेबल आरटीसी में ट्रेनिंग कर रहे थे वो भी प्राप्त हुए थे। अभी देखते हैं। तो वही निकाय चुनाव को लेकर लगातार सियासी माहौल गर्म है। तमाम जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन पर आपत्ति को लेकर बीते बुधवार दिन भर भी नगर निगम में तनातनी चलती रही। 2 वार्डों से प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त हो गया। इस दौरान भड़के कांग्रेसी और भाजपाई उलझ गए हैं, यहां तक कि दोनों जो है पक्षों में हाथापाई तक हो गई है। बता दें रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ बुधवार से ही कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर आपत्ति जता रहे थे। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन भी किया। बाद में कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करते हुए धरना दिया है। वहीं दूसरी ओर शाम के समय भगत सिंह कांग्रेस से जो है प्रत्याशी इलियास अंसारी और उनके बेटे वसीम अंसारी का नामांकन निरस्त हो गया है, जिसके बाद कांग्रेसी और भड़क गए हैं और इस बीच भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथापाई तक हो गए और इस बीच मौके पर मुस्तैद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और विधायक को यहां से सुरक्षित ले जाया गया। एक आदमी पर आरोप लग रहा है कि आप जहां पर रहते हैं आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन करा है, एमडीडी ने नोटिस दिया। वो कह रहा है कि संपत्ति मेरी नहीं है भाई, मैं किराए पे रहता हूँ, जिसकी संपत्ति है उसको दो ना नोटिस। एमडीडी को पता नहीं किसको नोटिस देना है। और ये जब नगर निगम ने एनओसी दे दिया तो आप कैसे कह रहे हैं कि इसका कब्जा।
और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 1 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले, हरिद्वार बहादुराबाद थाना क्षेत्र के शनिदेव मंदिर के पास नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें हरियाणा में हरिद्वार घूमने आ रहे 5 युवकों की कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चौथे युवक ने आसपास में दम तोड़ दिया अस्पताल में ही, और 5वां युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, जहां पर हरबटपुर में कांग्रेस प्रत्याशी का जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरा हो चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हरबटपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी यामिनी रोहिला की नामांकन प्रक्रिया हो गई थी और किसी एक व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसको देखते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस चेयरमैन प्रत्याशी हरबटपुर यामिनी रोहिला का नामांकन रद्द कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि यह प्रक्रिया पूरे दिन चलने वाली और भारी संख्या में पुलिस बल भी तहसील परिसर में मौजूद रही, लेकिन रात के करीब 8 बजे नामांकन रद्द होने की बात रिटर्निंग ऑफिसर ने कही, जिसको देखते हुए कांग्रेसियों में काफी गुस्सा देखने को मिला। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आइए बताते हैं। तो मेरी जानकारी है अभी रिटर्निंग ऑफिसर अपना ऑर्डर डिक्टेट कर रहे हैं जी। जब तक वो ऑर्डर हम ना देख लें, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने क्या निर्णय लिया। मैं उनके विवेक को कोई चैलेंज नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसका दबाव इनके ऊपर है? दबाव इसलिए कि जो शिकायत करता था वो न सुबह 11 बजे आया, न 1 बजे आया, न 3 बजे आया, न 5 बजे आया। उसने अपने पक्ष को प्रस्तुत ही नहीं किया जी। तो जब उसने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया तो प्रशासन उसका पक्ष कैसे प्रस्तुत कर सकता है? कि जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई थी कि उनका जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ से है तो अन्य राज्य के मूल निवासी उत्तराखंड में इस तरह की वो दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस क्रम में हमारे द्वारा एक पत्र जारी किया गया संबंधित तहसीलदार साहब को कि आप इसकी विस्तृत रिपोर्ट हमें उपलब्ध करें। उनकी रिपोर्ट आने पर हमने ये पाया कि ये उस पर संदेह व्यक्त किया गया और ये है कि ये किसी तरह उचित प्रतीत नहीं होता। दो 2025 में उत्तराखंड के विकास की ओर को लेकर जाकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को कहना है कि बीजेपी सरकार प्रदेश के विकास को लेकर निरंतर काम कर रही है। केंद्र सरकार की तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं प्रदेश में चला रही है और कनेक्टिविटी से लेकर मेडिकल की सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रदेश के विकास को लेकर बीजेपी सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है, 2047 में भारत की आजादी के स्वर्णिम जयंती के मौके पर देश की अलग तस्वीर को देखने को मिलेगी। उनका दावा है कि प्रदेश के विकास के लिए निरंतर बीजेपी सरकार काम कर रही है। दो 2047 की ओर आगे बढ़ता हुआ कदम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम सब मिलकर के 2047 में जब स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उसमें उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश होगा। उन्होंने कहा भी है कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो भारत के अग्रणी राज्यों में होगा। 2025 में हम 25 वर्ष पूरे कर लेंगे। इस दृष्टि से भी यह गौरवशाली वर्ष होगा। और कोटद्वार स्थित देश के नामदेव चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली कण्वाश्रम को नए साल में विश्व पटल पर पहचान मिलने की आस जगी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने एक बार फिर से पौराणिक और धार्मिक महत्व के कोटद्वार स्थित कण्वाश्रम को लेकर अपने
भावी जायजा को लेकर अवगत कराया है। संसद अभियान अब्दुल्ली ने बताया है कि जल्द केंद्रीय संस्कृति मंत्री का जो है कन्वाश्रम आ रहे हैं और इसे लेकर बड़ी योजना बना रहे हैं। जो हमारे संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, उनकी हमारी बातचीत हो चुकी है और हम लोग जल्दी दोनों वहां पर मिलकर आने वाले हैं। और जो कर्ण आश्रम को मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक बनाना, उसकी तैयारी चल रही है और मेरे को पूरा विश्वास है कि कर्ण आश्रम बहुत भव्य भी बनेगा। साथ में बहुत बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक कर्ण आश्रम, जहाँ राजा भरत की जन्मस्थली है, उसको देखने के लिए आएंगे। ये मैं इस मामले से एकदम मैं कन्विंस हूँ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में अब बागियों को बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टियों में टिकट न मिलने से काफी लोग नाराज चल रहे हैं। और जहां तक एक तरफ भाजपा ने अपने मंत्रियों और विधायकों को रूटों को मनाने की जिम्मेदारी दी है, वहां कांग्रेस के नेता भी इस काम में लगे हुए हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जनवरी तक सबको सामने लाने का जो है पूरी कोशिश की जाएगी और अगर कोई भी पार्टी के सिंबल से खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। और ये फैसला होगा। वही उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दोसौरी ने कहा कि स्वाभाविक होता है जब किसी को टिकट दिया जाना है और काफी लोग नाराज हो चुके हैं, और लेकिन सबको मनाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई नहीं मानना है तो जो है उस पर पार्टी हमेशा फैसला करेगी। नाम वापसी तक सबसे बातचीत करके जो लोग नाम वापस ले लेंगे अच्छी बात है, और जो लोग नहीं भी मानेंगे तो वो पार्टी की एक प्रक्रिया है, ये एक व्यवस्था है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन ये हमारा अंतिम फैसला होगा। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि मेहनत मशक्कत करने वाले कार्यकर्ता को यदि टिकट नहीं हो पाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पार्टी से टूटता है। लेकिन पार्टी का ये पूरी जिम्मेदारी भी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पार्टी करेगी, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कहां ऐसे बगावती सुर हो सकते हैं। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। टिकट तो एक ही है, मेहनत 5 से ज्यादा लोग कर रहे हैं तो टिकट मिलना भी एक ही को है। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि सबको टिकट वितरण में हिस्सा दिया जाए? तो ऐसे में जिनके साथ भी ऐसा हमें लगेगा कि अहित हुआ है, कुछ लोग तो खाली जुबानी जमा खर्च वाले हैं कि उनकी तैयारी ना के बराबर है, जनाधार ना के बराबर है, लेकिन टिकट चाहिए था। लेकिन जो लोग वाकई मेहनत मशक्कत वाले हैं और मजबूत स्तंभ है कांग्रेस पार्टी का, और जिनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो गया है, टिकट से वंचित वो हो गए हैं। पूर्व कांग्रेस राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि उनका यह कदम चुनाव के समय पार्टी के लिए एक बड़ा हादसा माना जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व में जो है कार्यप्रणाली और टिकट बंटवारे पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, कांग्रेस में कई जगह रॉकेट कैंडिडेट को उतारने का काम किया गया है। पिछले कई वर्षों से कांग्रेस में कार्य की है और कार्यकर्ताओं का अपील की है। और वही कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने कहा कि कर्नाटक की बात अगर हम कर लें तो देखिए यहाँ पर हरीश रावत की भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसा बयां किस कारण की वजह से बिट्टू कार्यक्रम को कांग्रेस छाननी पड़ी। हरीश रावत जी से पूछे कि बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस क्यों छोड़ी है, क्योंकि बिट्टू कर्नाटक माननीय हरीश रावत जी के बहुत करीबी लोगों में से एक है। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि बिट्टू कर्नाटक तो माननीय हरीश देखिए, मैंने मन नहीं बनाया है। मैंने पार्टी के अपने समस्त दायित्वों से, जिसमें मेरे पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व था और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से
त्यागपत्र दे दिया है। कल मैंने माननीय अध्यक्ष जी से, करण महाराज जी से मुलाकात की और अपने वरिष्ठतम नेता आदरणीय हरीश रावत जी से मुलाकात की, उनको इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण है कि आज पार्टी पद भ्रमित हो चुकी है। हमारी पार्टी अपने पद से भ्रमित होकर ऐसे कृत्य कर रही है जो कार्यकर्ताओं के हित में नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।